गुड मॉर्निंग। लास्ट अपने क्लास में चर्चा की थी, निचला श्वसन तंत्र पढ़ रहे थे, उसमें अपने श्वास नली ट्रेकिया के बारे में पढ़ा था लास्ट। आज ट्रेकिया के आगे अपन बात करेंगे श्वसनी, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है ब्रोंकाई, श्वसनिका, ब्रोंक्यूल। ठीक है, इंग्लिश वर्ड जरूर याद रखें क्योंकि बार बार इंग्लिश वर्ड ही यूज़ आएंगे बीच में, तो आपको ऐसे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। श्वसनी, ब्रोंकाई, ठीक है, और श्वसनिका, ब्रोंक्यूल। इसकी बात कर देखिए क्या है कि श्वास नली जो आती है, आपके श्वास नली कल बात की थी कि अंत में दाईं और बाईं ओर की श्वसनी में विभक्त हो जाती है। कल पढ़ा था ऐसे कि जैसे श्वसनी आती है इस प्रकार से, ये क्या करती है, जैसे फेफड़ों में प्रवेश करती है तो ऐसे दाएं और ये आपके बाएं, ये जैसे अपन फेफड़ा बनाए इस प्रकार से ये शरीर में क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। ये आपका डायफ्राम हो गया इस प्रकार से। ठीक है, तो ये आपके क्या करती है, दाईं और बाईं ओर श्वसनी में विभक्त हो जाती है। और प्राथमिक श्वसनी फेफड़ों में जाकर ये हो गई आपकी प्राथमिक श्वसनी। प्राथमिक, इधर वाली भी प्राथमिक श्वसनी। ठीक है, कि जो प्राथमिक श्वसनी जो होती है आपके फेफड़ों में जाकर छोटी शाखाओं जिन्हें द्वितीयक श्वसनी कहते हैं बन जाती है। द्वितीयक श्वसनी बनानी दोनों बना लेते हैं। ठीक है, ये द्वितीयक श्वसनी हो जाएगी साहब। ठीक है, इधर बनाए अपन, इसमें इधर बना लीजिए आप, ये क्या होगी, द्वितीयक श्वसनी। क्या होगी, द्वितीयक श्वसनी। डायग्राम देखते जाएं साथ साथ में। द्वितीयक श्वसनी में क्या हो जाते हैं आपके, द्वितीयक से फिर क्या करते हैं, तृतीयक श्वसनी में क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। कि भाई द्वितीयक से आपके क्या करेंगे, तृतीयक में बदलेंगे, तृतीयक से आपके क्या करेंगे, आगे और बदलेंगे। ठीक है, द्वितीयक बनाया और तो इससे और आगे आप देख लीजिए कि इधर ये आपकी ये द्वितीयक हो गई, फिर इससे आगे ऐसे और ये बढ़ जाती है इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या पाई जाती है, तृतीयक श्वसनी इसमें बन जाती है। ठीक है, द्वितीयक फिर इसके आगे बनाए तो और ऐसे ये डिवाइडेशन, इधर बनाए तो सेम इस प्रकार से। ठीक है, ये आगे बढ़ती है फिर इस प्रकार से। तो ये इस प्रकार से क्या द्वितीयक तृतीयक इसमें श्वसनियाँ बनती जाती है। प्रत्येक तृतीयक श्वसनी छोटी छोटी श्वसनिकाओं में बन जाती है। कि भाई तृतीयक श्वसनी ऐसे है, ये आगे जाके ऐसे बन जाएगी ऐसे प्रकार से, ऐसे। ठीक है, इसमें बनाए ऐसे इस प्रकार से। ये क्या है, आपके छोटी छोटी श्वसनियों में बदल जाते हैं। ये क्या होगी, श्वसनी, छोटी श्वसनी होगी ये वाली। ठीक है साहब, जो छोटी छोटी श्वसनियों में बदल जाती है, कि वह छोटी छोटी श्वसनिकाओं में बदल जाती है, इसे ब्रोंक्यूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, श्वसनिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आपके श्वसनिकाओं में बदल जाती है। आपके छोटी छोटी क्या बदल जाती है, ये देखो द्वितीय श्वसनी हो गई, ये क्या कहलाएगी, श्वसनिका। यह इंग्लिश में ब्रोंक्यूल। ठीक है, ये आपके इस प्रकार से ये क्या होती है, आगे छोटे छोटे भागों में बढ़ जाती है, जिससे क्या कहा जाता है, श्वसनिका या ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है। ये ब्रोंक्यूल फेफड़ों में फैले होते हैं। ये काम बनती है पूरी संरचना फेफड़ों में। ये क्या है, फेफड़े। ठीक है, फेफड़ों में बदल जाते हैं। उसके बाद में क्या है, आप आगे देखिए कि हर ब्रोंक्यूल आगे चल के छोटी सीमांत ब्रोंक्यूल में विभक्त होती है। छोटी सीमांत मतलब लास्ट वाले, ये भाई अब इसका कौन आएगा, यहाँ बस ये हो गई छोटी ब्रोंक्यूल, सीमांत ब्रोंक्यूल कहते हैं, लास्ट वाली ब्रोंक्यूल, जो बहुत सी शाखाओं में विभक्त होती है। इन शाखाओं के अंतिम छोर पर कुपिकाएँ पाई जाती है। क्या बनती है, यहाँ पे ऐसे डिज़ाइन बनती है। ये क्या कहलाएगी, कुपिकाएँ कहलाएगी। क्या कहलाएगी, कुपिकाएँ। ये आगे ये आगे ब्रांचेस बढ़ती है तो ठीक है, नहीं ब्रांचेस जैसे यहाँ बनाए तो और ऐसे बनेगी, तो ये फिर आगे ऐसे चले गई, ऐसे चले गई, फिर यहाँ ऐसे बन जाएगी, ये कुपिका बन गई इस प्रकार से। तो इस प्रकार से क्या बन जाए, इसे क्या कहा जाता है, कुपिका। ये तो आपकी यहाँ से हो गई आपकी श्वसनिका, ऐसे क्या कहा जाता है, कुपिका। ठीक है, इस प्रकार से कुपिका, ये इंग्लिश में कहा जाता है एल्वेलाई, विभक्त हो जाती है और गैसों के विनिमय में इन कुपिका के माध्यम से। जैसे क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन जो आ रही है शरीर के अंदर हो रही है, O2 आ रही है, तो ये कुपिका ही मुख्य योगदान देती है। ठीक है, CO2 बाहर जा रही है, CO2 को बाहर निकालने का कार्य भी किसके द्वारा किया जाता है, कुपिका के द्वारा। फेफड़े करते हैं, लेकिन फेफड़े का भाग कौन से, कुपिका करते हैं, फेफड़े के अंदर ही। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो क्या हुआ, श्वसनिकाएँ वापस देख लीजिए एक बार कि श्वास नली जो होती है वो आपके अंदर जाते दो भागों में विभक्त हो जाती है, दाईं ओर और बाईं ओर। ठीक है, विभक्त होने के बाद क्या करती है, आगे प्राथमिक श्वसनी फेफड़ों में जाकर छोटी शाखाओं यानी द्वितीयक श्वसनी, ये प्राथमिक श्वसनी, ये द्वितीयक श्वसनी हो गई। उसके बाद द्वितीय श्वसनी होती है, तृतीय श्वसनी विभक्त होती है, तृतीय श्वसनी छोटी छोटी श्वसनिकाओं में ब्रोंक्यूल विभक्त हो जाती है। सभी ब्रोंकी है, ब्रोंक्यूल है, ब्रोंक्यूल 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 ब्रोंक्यूल, या श्वसनिकाओं में विभक्त हो जाती है। उसके बाद आपने पढ़ा कि भाई आपके जो श्वसनिकाएँ होती है, ठीक है,
ये क्या करते हैं, श्वसनीय और ब्रोंकियल मिलकर क्या करते हैं, वृक्षनुमा संरचना बनाते हैं। वृक्ष जैसे बन गए, वृक्ष की शाखाएं होती हैं, उस प्रकार की संरचना बन जाती है। तो ये वृक्षनुमा संरचनाएं बन जाती है जो बहुत सी शाखाओं में विभक्त होती है। देखो शाखाएं बना ली अपने, इस प्रकार से विभक्त हो जाती है। और इन शाखाओं के अंतिम सिरे जो होते हैं, ये अंतिम सिरा, ये अंतिम सिरा, ये क्या कहलाते हैं, कुप्पिका का निर्माण करते हैं। और कुप्पिका ही वास्तव में क्या है, फेफड़ों के अंदर पाई जाने वाली वह संरचना है जो गैसों के विनिमय, गैसों का विनिमय का मतलब है ऑक्सीजन को आना और CO2 को शरीर से बाहर निकालने में योगदान देती है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। यदि क्वेश्चन आता है कि भाई शरीर में गैसों का विनिमय कौन से अंग करते हैं, तो फेफड़े करते हैं। और अंग के कौन से भाग करते हैं, तो कुप्पिका या एल्वोलाई करते हैं। इस चीज़ का आप खास तौर से ध्यान रखेंगे, एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये हो गया आपके इसका डायग्राम कि भाई श्वसनीय और श्वसनीय ककाएँ क्या होती है। और तीसरा आपके निचला श्वसन तंत्र के अंदर भाग आता है, फेफड़े आते हैं कि भाई तीसरा जो महत्वपूर्ण भाग है वो फेफड़े हैं। और फेफड़ों के बाद आपकी ये निचला श्वसन तंत्र कंप्लीट होता है। अब अपन फेफड़ों की बात करते हैं, क्या संरचना होती है फेफड़ों की, उनकी बात करेंगे। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, तो आपको ये समझ में आ गया होगा श्वसनिकाएँ क्या होती है। अब देखिए आप, अगली अपने तीसरा जो महत्वपूर्ण अंग है ये हो गया श्वसनीय और आपके ब्रोंकियोल वाला। फेफड़ों की बात करते हैं, निचला श्वसन तंत्र के अंदर फेफड़े। फेफड़े या लंग्स की बात करते हैं। तो फेफड़े इंग्लिश में, इन्हें हिंदी में फुफ्फुस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फुफ्फुस। फुफ्फुस क्या होता है, देखिए कि फेफड़े लचीले, कोमल तथा हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। कैसे होते हैं, लचीले, कोमल, हल्के गुलाबी रंग के। क्या होते हैं, हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। ये क्या हो पाए जाते हैं, एक जोड़े के रूप में शरीर के वक्ष स्थल में दाईं और बाईं ओर। देखिए बना लेते हैं कि भाई आपकी ये श्वसनी आ गई, सॉरी श्वास नली आ गई आपके, ये आपके अभी पढ़ा था श्वास नली जाती है, दो भागों में बढ़ जाती है। ये जो संरचना बनी हुई है ये आपके फेफड़ों की संरचना हो गई। और बीच में ये डायफ्राम होता है, आपके मध्य पट जिसे कहा जाता है। तो ये वक्ष स्थल में पाए जाते हैं आपके, ठीक है, दाएं और बाएं भाग में होते हैं और मध्य पट के ठीक ऊपर स्थित होते हैं। ये मध्य पट हो गया, मध्य पट के ठीक ऊपर स्थित होते हैं ये फेफड़े, ठीक है। दायां फेफड़ा हो गया आपका, ये बायां हो गया, ठीक है। अब आप आगे देखिए, डायग्राम देखते जाइए साथ में। स्थिति हो गई, कहाँ पाए जाते हैं, वक्ष। वक्ष मैंने आपको बताया था, पेट जो होता है उसे उदर गुहा के ऊपर वाला भाग, ठीक है। आपके जहाड़ होता है उसके नीचे वाला, और आपके उदर के ऊपर वाला बीच का भाग क्या कहलाता है, वक्ष गुहा कहलाता है। तो वक्ष भाग में आपके मध्य पट के ठीक ऊपर स्थित होते हैं। फेफड़े में असंख्य श्वास नलियाँ होती है, भी बनाया था आपके, बहुत सारी श्वास नलियाँ मैंने थोड़ा सा बनाया था, इसलिए श्वास नलियाँ जो होती है बहुत सारी पाई जाती है अंदर। कि भाई फेफड़े असंख्य श्वास नलियों, कुप्पिकाओं, रक्तवाहिनियों, लसिका वाहिनियों, लचीले तंतुओं, झिल्लियों, अनेक कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। अब देखिए फेफड़ों में क्या क्या चीज़ें पाई जाती है। अभी अपने पढ़ा फेफड़ों के अंदर असंख्य श्वास नलिकाएं, ठीक है। असंख्य देखिए, छोटी छोटी काम की बात है वो मैं आपको डिवाइड यहाँ लिखूँगा, बाकी असंख्य श्वास नली, लसिका, रक्तवाहिनी ऐसे भी पाई जाती है। उसके बाद बात करते हैं, देखिए ये तो आपको नॉर्मल चीज़ बात है कि दाहिना फेफड़ा बाएँ फेफड़े से लंबाई में थोड़ा छोटा पर कुछ अधिक चौड़ा होता है। कि भाई दायां फेफड़ा जो है वो आपके बाएं फेफड़े की तुलना में आपके क्या होगा, लंबाई में थोड़ा छोटा होगा। देखिए ढंग से बना लेते हैं, जैसा आपको अच्छे से समझ में जाएगा उसी हिसाब से बनाते हैं। देख लीजिए एक बार कि भाई दायां फेफड़ा जो होगा वो आपके जैसे श्वास नली बना लेते हैं, फिर आपके श्वसनी हो गई, ये तो बना लेंगे, तो छोटा सा बनाते हैं क्योंकि अभी इनकी बात नहीं हो रही है। कि दायां फेफड़ा क्या होता है, थोड़ा चौड़ा ज़्यादा होता है, चौड़ा बना लिया। जबकि बायां फेफड़ा आपके थोड़ा क्या होता है, लंबा होता है, ठीक है, इस प्रकार से। और कि भाई जो दायां फेफड़ा होता है ये क्या होता है, अधिक चौड़ा होता है। ये दायां फेफड़ा, ये बायां फेफड़ा। और इसमें क्या महत्वपूर्ण बात है कि भाई पुरुषों में जो फेफड़े होते हैं स्त्रियों के फेफड़ों से थोड़े भारी होते हैं। देखिए ये चीज़ जानती है कि जो पुरुष के फेफड़े होते हैं ये भारी होते हैं, किसकी तुलना में, स्त्री की फेफड़ों की तुलना में। उसके बाद देखिए आप इसकी बात करें कि बाएं फेफड़े दो खंडों में या दो लोब्स में, देखो बाएं फेफड़े क्या होते हैं, ऐसे दो लोब बनी होती है। ये क्या है,
2 खंड या क्या कहा जाता है, लोब्स कहा जाता है। जबकि दायां फेफड़ा जो होता है इसके अंदर आपके 3 खंड पाए जाते हैं, 3 लोब पाए जाते हैं, 1 और ये 3 लोब्स पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद महत्वपूर्ण बात करते हैं कि प्रत्येक खंड में कई उपखंड होते हैं, मतलब बहुत से ऐसे छोटे छोटे ऐसे उपखंड बने होते हैं, इस प्रकार से बना सकते हैं जिनकी अभी आवश्यकता नहीं है नॉलेज के लिए। और प्रत्येक उपखंड अनेक छोटे खंडों में विभक्त होता है, जिसमें श्वास नली की शाखाएं, धमनियां, सिराएं, शाखाएं विभाजित होते हुए स्वतंत्र इकाई का गठन करती है। मतलब बहुत से भाग होते हैं, इसमें आपके श्वास निकाय सभी चीज़ें पाई जाती है। प्रत्येक फेफड़ा स्पंजी ऊतकों से बना होता है, कि फेफड़े में क्या पाया जाता है, स्पंजी ऊतक पाए जाते हैं। इसकी वजह ये प्रेस भी होते हैं और आपके में संकुचित भी होते हैं और आपके शीतलित भी होते हैं, क्योंकि इनमें क्या पाए जाते हैं, स्पंजी आपके ऊतक पाए जाते हैं, या अपने ऐसे कह सकते हैं स्पंजी ऊतकों से मिलकर बना होता है ये। इसमें कई केशिकाएं तथा करीब 30 मिलियन कुपिकाएं पाई जाती है। कि सुनिए आप, 30 मिलियन, एक मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, 30 मिलियन का मतलब कितना हो गया आप देख लीजिए, अंदाजा लगा लीजिए। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख, 30 मिलियन मतलब 1 जीरो लगा लीजिए आगे और आप इसको काउंट कर लीजिए। इतनी शरीर में कुपिकाएँ पाई जाती है। ठीक है, और कुपिकाएँ जो होती है एक कपनुमा संरचना होती है, जो सीमांत ब्रोंकियोल की आखिरी सिरे में पाई जाती है। अभी बनाए तो जैसे कुपिका को रिप्रेजेंट करें हैं, तो ये आपके मान लीजिए सीमांत आ गई। अब इससे आगे आपके श्वसनिका नहीं होती, यहाँ पे क्या बनेगी, कुपिका बनेगी। तो ये कपनुमा संरचना होती है, इस प्रकार से फैली होती है, जो आपके गैसों के आदान प्रदान, गैसों के विनिमय में मुख्य योगदान देती है। और ये असंख्य कोशिकाओं से केशिका क्या होती है कि धमनी और जो शिरा होती है इसके आगे पतली और जालनुमा संरचना निकलती है, उन्हें कहा जाता है केशिका। तो केशिका और कोशिका में फ़र्क है, ध्यान रखना इस चीज़ का। और कुपिका में सल की उपकला की पंक्तियाँ पाई जाती है। मैंने आपको बताया था, आप बड़ी क्लासेज में पढ़ेंगे, एनिमल टिश्यूज में पढ़ेंगे, सरल के सल की उपकला, स्तंभाकार उपकला, तो ये अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। सल की उपकला के क्या पाए जाते हैं, पंक्तियाँ पाई जाती है। और केशिकाओं में प्रवाही रुधिर से गैसों का विनिमय, मतलब केशिकाएँ पाई जाती है, रुधिर प्रवाह होता है। इस रुधिर प्रवाह की सहायता से क्या करते हैं, आपके गैसों के विनिमय में योगदान देते हैं। वापस सुन लीजिए, एक बार फेफड़े की संरचना की बात कर ले, फिर लास्ट में आपके अपन मानव श्वसन तंत्र की श्वास नली का डायग्राम बनाएंगे जो विभाजित होती हुई। उसके बाद अपन इसमें श्वसन मांसपेशियों की बात करेंगे कि भाई फेफड़े क्या होते हैं। सुन लीजिए एक बार अच्छे से, कि लचीले, कोमल, हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। ठीक है, ये तो हो गई इनके बाद। कलर कैसा होता है, किस प्रकार के होते हैं, लचीले होते हैं, मतलब फ्लेक्सिबल होते हैं, इस प्रकार से हल्के होते हैं, गुलाबी रंग के होते हैं। उसके बाद पढ़ा कि एक जोड़े में पाए जाते हैं, मतलब संख्या में 2 होते हैं। उसके बाद पढ़ा कि आपके वक्ष स्थल में क्या होते हैं, आपके श्वसनी जो होती है आपके दाएं और बाएं भाग में पाए जाते हैं, डायफ्राम के ऊपर स्थित होते हैं। उसके बाद पढ़ा कि फेफड़ों में बेसंख्य श्वास नलियाँ पाई जाती है, कुपिकाएँ पाई जाती है, आपके रक्त वाहिनियाँ होती है, लसिका वाहिनियाँ होती है, लचीले तंतु होते हैं, झिल्लियाँ होती है और अनेक कोशिकाओं में निर्मित होते हैं। इसके बाद आपने पढ़ा कि दाहिना फेफड़ा जो होता है वो बाएं फेफड़े की तुलना में थोड़ा चौड़ा होता है, लेकिन बाएं फेफड़ा थोड़ा लंबा होता है। बाएं फेफड़े में 2 खंड पाए जाते हैं, दाएं फेफड़े में 3 खंड पाए जाते हैं। ठीक है, अब इनकी अपन बात की थी। और मनुष्य का, या जो मनुष्य में बात करें तो पुरुषों के फेफड़े भारी होते हैं स्त्रियों की तुलना में, ये बात अपने हो चुकी थी। और प्रत्येक जो खंड होते हैं ये उपखंडों में बटे होते हैं, और उपखंड में बहुत सारी आपके क्या पाई जाती है, आपके छोटे छोटे खंड पाए जाते हैं कि श्वास नली की शाखाएँ, धमनियाँ, सिराएँ विभाजित होकर क्या करती है, स्वतंत्र इकाई का इसमें गठन करती है, इसमें रक्त का प्रवाह होता रहता है। उसके बाद पढ़ा ये जो फेफड़े होते हैं स्पंज ऊतक से मिलकर बने होते हैं। किससे ऊतक से, स्पंज ऊतक से, जिसकी वजह से फ्लेक्सिबल होते हैं। उसके बाद पढ़ा कि भाई एक फेफड़े के अंदर करीब 30 मिलियन को बना देगा। 1 मिलियन वाला 10 लाख, देखिए 10 लाख बनाइए आप, ये कितना हो गया आपके 10,000, ये 1 लाख, ये 10 लाख। ठीक है, अब 10 लाख को आप 30 से गुणा कर दीजिए, मतलब 30 आगे और जोड़ दीजिए। अब इसको काउंट कीजिए आप, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, मतलब 3 करोड़ समथिंग आपके शरीर में, अपने शरीर में कुपिकाएँ पाई जाती है। अब सोचिए 3 करोड़ कुपिका शरीर से बाहर निकाला, अपन किसी रूम में डालें तो कितना रूम कवर कर सकता है, इतने अपने फेफड़ों कुपिका होती है। और ये कुपिका ही क्या कार्य करती है, मुख्य योगदान देती है गैस विनिमय के अंदर। और जो लोग स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, तंबाकू का सेवन करते हैं, जैसे बीड़ी, सिगरेट, चिलम, ये सब पीते हैं, तो ये धुआं जो आता है ये इस एल्वोलाई, ये जो कुपिकाएँ होती हैं इनको संक्रमित कर देते हैं, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी को कम कर देते हैं, इसकी लचकता को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से लोगों को फेफड़ों संबंधित सांस की प्रॉब्लम हो जाती है। आप ज़्यादातर देख लेना जो बीड़ी, सिगरेट, चिलम, ठीक है, ये पीते हैं, हुक्का,
उनके 100% आप अभी नहीं तो 5-10 साल के बाद में फेफड़ों की इन्फेक्शन हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, सांस रोकने लग जाता है। रीज़न क्या हुआ, ये कुप्पिकाएँ होती है वो संक्रमित हो जाती है पूरी। जब ये कुप्पिकाएँ संक्रमित हो जाती है तो ये अच्छे से क्या करती है, गैसों के विनिमय नहीं कर पाती है। गैसों का विनिमय नहीं होने की वजह से हमको सांस की प्रॉब्लम होती है। इसलिए आप हमेशा चीज़ ध्यान रखें, तंबाकू से, ठीक है, ये जो आपको धूम्रपान की चीज़ों से हमेशा आपको दूर रहना है, क्योंकि इन्फेक्शन होता है। आपने देखा होगा मूवी स्टार्ट होती है उसमें फेफड़ों को बताता है कि इतना टो निकलता है, वो काला धुआं आता है, पूरा इनको काला कर देता है, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी को कम कर देता है, इसकी लचकता को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं, गैस विनिमय नहीं कर पाते ढंग से, और जिसकी वजह से सांस की प्रॉब्लम होती है, लोगों को आखिर में मरना पड़ता है। इसलिए अपनों का फेफड़ों का ध्यान रखें, अपनी कुप्पिकाओं का ध्यान रखें। 30 मिलियन जरूर है लेकिन इनकी ये फिक्स है, इनको अपन अच्छे से ध्यान रखेंगे, फालतू चीज़ें नहीं खाएंगे पिएंगे तो ये स्वस्थ रहते हैं, सही रहते हैं। अब देखिए अपन लास्ट डायग्राम बना लेते हैं, मानव श्वसन तंत्र में श्वास नली का डायग्राम बनाते हैं। जो बाकी रह गया था मैंने आपको कहा था मैं लास्ट में जब पढ़ा लूँगा पूरा तब बनाऊँगा इसके बारे में। देखिए आप बनाते हैं अपन, किसमें अपन लेयरिंग शेयरिंग से बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए आपके सामने जो श्वास नली है उसकी अपन संरचना बना रहे हैं। तो श्वास नली किस प्रकार से अपने शरीर में इसकी संरचना पाई जाती है उसकी बात कर रहे थे अपन। इस प्रकार से क्या है, श्वास नली आपके ये जो शरीर में विभक्त होती है, बनी होती है, इस प्रकार की संरचना पाई जाती है इसके अंदर, ठीक है। ये इसमें सी आकार के आपके छल्ले पाए जाते हैं। जिसकी वजह से श्वसन नली जो है आपके अब पिचकते नहीं है आपस में, इस प्रकार की इसमें स्ट्रक्चर पाई जाती है। कि भाई कुछ इस प्रकार के देखिए, ये आपके जो संरचना है ये लेरिंग्स है, स्वर यंत्र जिसे बोलते हैं। क्या हो गया आपके, ये लेरिंग्स है। इसके अलावा आपके देखिए थोड़ा सा स्पष्ट बना देता हूँ, नाम लिख देता हूँ स्पष्ट आपके। ठीक है, इसके बाद देखिए आप ये श्वास नली हो गया बीच वाला पोर्शन, ये श्वास नली हो गया। उसके बाद देखिए ये आपकी श्वसनी होगी जिसे ब्रोंकाई कहा जाता है, अभी पढ़ा था अपने इसके बारे में डिटेल में। उसके बाद आपके ये जो आगे संरचना बनी हुई है, ये वाली पोर्शन, ये जो इसे क्या कहा जाता है आपके श्वसनी का कहा जाता है, ब्रोंकियल कहा जाता है।
ये आपके क्या होगी, संरचना होगी सोचने की, कि आपके जो श्वास नली है इस प्रकार की संरचना है, ये तो होगी सोचनी। अब ये जो ब्रांचेस निकली हुई है आगे इस प्रकार से, इसे क्या, और यहाँ पे आपकी कुपिकाएँ बनेगी, ठीक है। तो ये आपके मानव के श्वास नली का डायग्राम हो गया कि भाई मानव के अंदर श्वास नली है वो किस प्रकार से पाई जाती है, इसकी क्या संरचना है, इसकी बात हो गई। अब देखिए अपन बात करते हैं श्वसन मांसपेशियों की बात करते हैं। श्वसन की मांसपेशियाँ कौन सी है इसकी बात करेंगे, किस प्रकार से। देखो 3 भाग में अपने कहा था 3 भाग में पढ़ते हैं। पहला ऊपरी श्वसन तंत्र, दूसरा होगा निचला श्वसन और तीसरा श्वसन मांसपेशियाँ। अब श्वसन मांसपेशियों की बात करते हैं। ये डायग्राम किसका है मैं हमेशा लिखता हूँ, फिर लिख देता हूँ आज। जब भी आप ध्यान रखें चित्र बनाएं विज्ञान के अंदर तो आपको लिखना है चित्र, फिर नीचे लिखना है किसका है, जैसे मानव श्वसन तंत्र में श्वास नली का विभाजन, श्वास नली का विभाजन, ये सब हो गया, ठीक है। इस प्रकार से लिखना। अब अगली हेडिंग है अपने श्वसन मांसपेशियाँ। श्वसन मांसपेशियाँ कि श्वसन मांसपेशियों की बात करते हैं कि फेफड़ों में गैस विनिमय में तो किसकी आवश्यकता पड़ती है, मांसपेशियों की आवश्यकता पड़ती है। क्यों आवश्यकता पड़ेगी, गैस विनिमय के लिए। गैस विनिमय के लिए क्या आवश्यकता पड़ती है, आपके मानव के अंदर श्वसन मांसपेशियों की आवश्यकता पड़ती है। ये मांसपेशियां श्वास को लेने व छोड़ने में मदद करती है। क्या करते हैं कि श्वास को लेने व छोड़ने, श्वास लेने में व छोड़ने में योगदान करती है। योगदान, ठीक है। और मुख्य रूप से श्वसन के लिए क्या है, मध्यपट या डायफ्राम ही उत्तरदायी है। क्या कहते हैं, मध्यपट या आपके डायफ्राम कहा जाता है, ये उत्तरदायी संरचना है, ठीक है। इसी के द्वारा श्वसन क्रिया होती है कि मध्यपट कंकाल पेशी से बना हुआ एक पतली चादरनुमा क्या है, संरचना है। कि मध्यपट किससे बना होता है, आपके कंकाल पेशियों से बनी हुई क्या है, संरचना है, ठीक है। और चादरनुमा संरचना है जो क्या होती है, वक्ष स्थल की सतह पे पाई जाती है। अभी आपने डायग्राम पढ़ा था, ठीक है। किसके बना, कंकाल पेशी का बना होता है, ध्यान रखें। कंकाल पेशी, कंकाल पेशी एक होता है आपके, ये कंकाल पेशी, कंकाल पेशी मतलब जो होती है आपकी हड्डियों से जुड़ी हो, कंकाल तंत्र से जुड़ी हो, ठीक है। ऐसी मांसपेशियाँ जो आपकी हड्डियों से जुड़ी हो उसे बोलते हैं कंकाल पेशी। तो इस प्रकार की संरचना है। मध्यपट के संकुचन से वायु नलिका से होती हुई फेफड़ों के अंदर प्रवेश करती है। मध्यपट में जब क्या होता है, संकुचन, मतलब डायफ्राम के अंदर जब संकुचन होगा, ये देखो लाइन बहुत काम की, संकुचन होगा तो आपके क्या होगा, वायु क्या करेगी, आपके फेफड़ों के अंदर प्रविष्ट होगी, मतलब वायु फेफड़ों में आएगी, फेफड़ों में आएगी। फेफड़ों में कौन सी आती है, O2 आती है, ऑक्सीजन आती है। और उसके बाद में उसका उल्टा जस्ट अपोज के जब आपके डायफ्राम में क्या होता है, शीतलन होता है, ठीक है, तो वायु फेफड़ों से क्या होती है, बाहर जाती है। डायफ्राम, ये लाइन सबसे ज़्यादा काम की है। डायफ्राम में क्या होता है, शीतलन, तब क्या होती है, वायु फेफड़ों में, फेफड़ों से बाहर क्या निकलती है, CO2। ये क्रिया सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसके अतिरिक्त जो आपके पसलियों में विशेष प्रकार की मांसपेशियाँ पाई जाती है जो मध्यपट के संकुचन और शीतलन में मदद करती है। और ये जब संकुचन और शीतलन कौन योगदान करती है, आपकी पसलियों में पाई जाने वाली मांसपेशियाँ, पसलियों की मांसपेशियाँ। ये देखिए एक चीज़ ध्यान रखें, सबसे ज़्यादा अभी देखो श्वास लेने में कोई श्वसन मांसपेशियों का क्या कार्य है, गैस विनिमय में कार्य है, श्वास लेने और छोड़ने में योगदान देती है। सबसे ज़्यादा योगदान मध्यपट का डायफ्राम देता है जो आपके कंकाल पेशियों का बना होता है। कंकाल पेशियों में आपको बताया ऐसी मांसपेशियाँ जो आपके क्या करती है, हड्डियों से जुड़ी हो, अपने कंकाल तंत्र से जुड़ी हुई हो, उसे क्या कहते हैं, कंकाल पेशी कहा जाता है। और डायफ्राम जो है या मध्यपट जो है, ये जब संकुचित होता है तो वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है। मतलब ध्यान पूछ होता है कि श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन कब प्रवेश करती है, डायफ्राम में क्या प्रवेश होता है, तो डायफ्राम के अंदर क्या होता है, संकुचन होता है। और उसके बाद डायफ्राम में जब शीतलन होता है तो वायु फेफड़ों से क्या होती है, बाहर निकलती है। और इसमें डायफ्राम में कौन मदद करती है, पसलियों की मांसपेशियाँ क्या करती है, आपके ऑक्सीजन लेने और CO2 को बाहर निकलने में क्या करती है, मुख्य योगदान देती है। ठीक है, अब आप इसके आगे देखिए कि श्वसन का क्रिया विज्ञान, कि श्वसन की क्या है, इसके बारे में इसकी बात करते हैं कि श्वसन में किस प्रकार से क्रिया होती है, इसकी बात करेंगे। श्वसन क्रिया विज्ञान,
देखिए कि फुफ्फुसीय वायु संचालन जो होता है फेफड़ों में वायु के अंदर आने और बाहर निकलने के लिए एक ऐसी क्रिया है जो गैस विनिमय को सामान्य रूप से बनाती है। इस वायु संचालन के श्वसन तंत्र वायुमंडल तथा कुप्पिका के मध्य ऋणात्मक दाब प्रवणता कि भाई अपने क्या होता है कि अपन क्या पढ़ रहे हैं श्वसन की विधि में कि भाई ऑक्सीजन अंदर आती है और आपके CO2 जो है वो बाहर निकलती है। ठीक है, तो ये फेफड़ों के द्वारा एक क्रिया क्या होती है, संपादित होती है, फेफड़ों के अंदर क्रिया चलती रहती है, उसकी वजह से ऐसा होता है। तो वायु संचालन की क्या करते, वायु का जो संचालन है मतलब वायु का संचालन का मतलब हो गया ऑक्सीजन का अंदर आना तथा CO2 को बाहर निकलना। तो वायु के संचालन के लिए क्या जरूरी है कि भाई आपके जो वायुमंडल तथा कुप्पिका के मध्य क्या होता है, उत्पन्न होता है एक ऋणात्मक, किसके मध्य, वायुमंडल तथा कुप्पिका के मध्य। अभी पढ़ा था कि कुप्पिका जो है ये आपके श्वसन क्रिया में मुख्य योगदान देती है। तो वायुमंडल और कुप्पिका के मध्य क्या होता है, एक ऋणात्मक दाब प्रवणता उत्पन्न होती है। इस दाब प्रवणता की वजह से ही क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान संभव हो पाता है। ठीक है, तो ऋणात्मक दाब प्रवणता उत्पन्न होती है किसके कारण, वायुमंडल तथा कुप्पिका के, ठीक है, वजह से। और मध्य पट जो होता है इसमें संकुचन का उपयोग होता है, इस कारण वायुमंडल से अधिक दबाव वाली वायु प्रविष्ट हो जाती है। कि वायुमंडल में अधिक दबाव वाली क्या करती, वायु प्रवेश करती है। कि वायुमंडल दाब अधिक है और फेफड़े आपके डायफ्राम संकुचित हो रखा है तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, अंदर आ जाएगी। कब जब वायुमंडल में दाब अधिक है, फेफड़े संकुचित हो रहे हैं तो क्या होगा, ऑक्सीजन अंदर आती है। तो यहाँ लिख सकता हूँ वायुमंडलीय दाब अधिक होने पर, वायुमंडलीय दाब अधिक होने पर, वायुमंडलीय दाब अधिक होने पर, दाब अधिक, और फेफड़े आपके डायफ्राम संकुचित होगा तो वायु क्या करती है, अपने शरीर में प्रवेश करती है, अधिक दबाव डालती है, इससे वायु आ जाती है। इस क्रिया के आधार पर श्वसन को दो भागों में बांट रखा है। किस आधार पर, कि जो आपके फेफड़ों के मध्य, कुप्पिका के मध्य एक दबाव उत्पन्न होता है, ऋणात्मक प्रवणता है, इसके आधार पर अपन ये पढ़ रहे हैं श्वसन क्रिया विज्ञान के अंदर कि जो श्वसन की क्रिया होती है, श्वास की क्रिया होती है, वायु अंदर आती है, बाहर जाती है, उसके लिए क्या होता है, क्या प्रोसेस रहता है। तो इस आधार पर आपके श्वसन को आपके मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त कर रखा है, दो स्तरों में संपादित करते हैं। एक तो बाह्य श्वसन, बाह्य श्वसन, और दूसरा है आपके जिसे बोलते हैं अपन आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन की बात करते हैं। देखो बाह्य श्वसन क्या होता है, इसमें गैसों का विनिमय हवा से भरी कुप्पिकाओं तथा केशिकाओं के मध्य प्रवाहित रक्त के मध्य गैसों का आंशिक दबाव के अंतर के कारण होता है। क्या होता है आपके बाह्य श्वसन के अंदर, कि इसमें गैसों का जो विनिमय है आपके, ये हवाओं से भरी कुप्पिका, हवा से भरी कुप्पिका, कुप्पिकाओं कैसे तो बहुत ज़्यादा होती है, तो कुप्पिकाओं तथा केशिकाओं के मध्य जो रक्त प्रवाह होता है, केशिकाओं के मध्य रक्त प्रवाह, ठीक है, इसके कारण जो होता है गैसों के आंशिक दबाव के अंतर के कारण होता है। रक्त प्रवाह तथा गैसों के आंशिक दबाव के कारण होता है, गैसों के आंशिक दबाव के, गैसों के ऊपर जो दबाव पाया जाता है थोड़ा बहुत, उसे बोलते हैं आंशिक दबाव। इसकी वजह से क्या होता है, आपके गैसों का आपके अंदर या बाहर निकलना संभव हो पाता है। दूसरा है आंतरिक श्वसन। इसमें क्या होता है कि भाई गैसों का विनिमय केशिका में प्रवाहित रक्त तथा ऊतकों के मध्य विसरण के द्वारा होता है। किसमें क्या होता है, गैसों का विनिमय, गैसों का विनिमय मतलब गैस का मतलब अंदर आना बाहर जाना, गैसों का विनिमय केशिकाओं में प्रवाहित, केशिकाओं में प्रवाहित रक्त तथा ऊतकों के मध्य विसरण के माध्यम से होता है। और ऊपर वाले में क्या पढ़ा कि इसमें जो बाह्य श्वसन जो गैस अंदर आएगी या बाहर जाएगी, जो गैसों का विनिमय, ये हवाओं से भरी जो कुप्पिका है और केशिकाओं में जो रुधिर प्रवाहित होता है, इन गैस के मध्य जो गैसों का आंशिक दबाव है, कि भाई जो कुप्पिका में जो आपके गैस का दबाव है और केशिका के मध्य रुधिर वगैरह, इसका जो दबाव है, इन दोनों के दबाव के अंतर की वजह से क्या होता है, गैसों का क्या होता है, आपके आदान प्रदान होता है और श्वसन की क्रिया संपादित होती है। ठीक है, इसी के साथ आपके श्वसन वाला जो तंत्र, श्वसन तंत्र, ये पोर्शन कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके आगे जो है अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है, रक्त परिसंचरण तंत्र की बात करेंगे कि रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है, इसकी चर्चा अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।